हेलो डियर स्टूडेंट, मैं उत्तम कुमार महर्षि आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं एक और नया वीडियो जिसके अंतर्गत हम देखेंगे टॉप 20 क्वेश्चन बायोलॉजी के कोशिका विज्ञान से संबंधित। ये जितने भी क्वेश्चन होंगे कहाँ से रिलेटेड होंगे? कोशिका से रिलेटेड होंगे और इनमें से मैंने छांटे हैं कोशिका में से टॉप 20 क्वेश्चन। इससे पहले 11 क्वेश्चनों की एक क्विज हमने पहले भी पढ़ ली थी। आज 11 के पश्चात 20 क्वेश्चन, और ये जितने भी 20 क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का चयन यहां पर किया गया है और ये आपके लिए सभी प्रतियोगी, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बायोलॉजी आती है सभी में आपके लिए ये लाभदायक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? आपको पता है एक्रोसोम क्या चीज है? ये मान लो शुक्राणु है, तो शुक्राणु के शीर्ष भाग पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं एक्रोसोम। और ये टोपीनुमा संरचना एक्रोसोम क्या काम करती है? ये अंडाणु भेदन में मदद करती है क्योंकि इसमें हाइलुरिनिडेज नामक एंजाइम पाया जाता है और वो एंजाइम अंडाणु भेदन में मदद करता है। तो एक्रोसोम अपने को पता चल गया कि शुक्राणु का क्या काम करता है, अंडाणु भेदन में मदद करता है। इस एक्रोसोम का निर्माण यदि देखा जाए तो यह शुक्र जनन के दौरान गोल्जी काय से निर्मित होता है। यानी हमारा उत्तर क्या हो गया? गोल्जी काय। शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? गोल्जी काय के द्वारा होता है। चलिए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कौन कौन से हैं? तो हमने जो पहले वीडियो पढ़े थे उनके अंदर मैंने आपको बार बार ये बताया था कि अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कौन से हैं। तो यहां पर हम उत्तर देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट या जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो, हरित लवक। अर्ध स्वायत्त कोशिकांगों की यदि चर्चा की जाए तो दोहरी झिल्ली वाले दोनों कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ये अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर अपना स्वयं का डीएनए है, स्वयं का डीएनए है। इसके अलावा इनके पास अपना स्वयं का राइबोसोम भी पाया जाता है। तो अपना स्वयं का डीएनए रखते हैं ये और स्वयं का राइबोसोम रखते हैं। मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में अपना स्वयं का एक संख्या कितनी होंगी उनकी डीएनए की? एक डीएनए होगा इनका स्वयं का, वर्ताकार और द्विकुंडलित होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा डीएनए और कैसा होगा? वर्ताकार। तो आप ध्यान रखोगे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में इनका एक डीएनए पाया जाता है कि जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है, वर्ताकार होता है। क्योंकि अपना स्वयं का डीएनए रखते हैं, अपना स्वयं का राइबोसोम रखते हैं और राइबोसोम इनमें कौन सा पाया जाता है? दोनों में 70S। हालांकि ये यूकैरियोटिक के कोशिकांग हैं लेकिन राइबोसोम कौन सा मिलेगा इनके अंदर? 70S। कोशिका द्रव का राइबोसोम 80S होता है लेकिन इनके अंदर पाए जाने वाला राइबोसोम कौन सा होगा? 70S होगा। तो ध्यान रखिएगा, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि इनके अंदर अपना स्वयं का डीएनए पाया जाता है। और आपसे पूछ लें कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में डीएनए जो होता है वो कैसा होता है? उनकी संख्या तो होती है एक, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं और वर्ताकार होते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। कोशिका झिल्ली की संरचना का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया? तो आपको पता होना चाहिए तरल मोज़ेक मॉडल जो है वो कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने वाला सर्वश्रेष्ठ मॉडल है। ये मॉडल हमने पहले वीडियो के अंदर देख लिया था। तो ये दिया गया था मॉडल सिंगर व निकोलसन के द्वारा। दो वैज्ञानिक थे, सिंगर और निकोलसन। इन्होंने दिया था कोशिका झिल्ली की संरचना हेतु तरल मोज़ेक मॉडल। क्या था इसके तरल मोज़ेक मॉडल में? इन्होंने बताया था कि वसा की दो तो स्तर पाए जाते हैं इस प्रकार से, और ये दोनों स्तर एक दूसरे के विपरीत अवस्था में रहते हैं और इन स्तरों के ऊपर बाह्य प्रोटीन और अंदर धसी हुई समाकल प्रोटीन इनके अंदर पाई जाती है। तो इन्होंने बताया था कि वसा के दो स्तर हैं और उनसे जुड़ी हुई बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से धसी हुई समाकल प्रोटीन और बाह्य प्रोटीन पाई जाती है।
तो ये था तरल मोज़ेक मॉडल और ये दिया किसने था? शिंगर और निकोलसन। यदि सबसे बेस्ट क्वेश्चन देखा जाए तो इनमें से ये क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया? शिंगर और निकोलसन। सीधा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत और गुणसूत्र सिद्धांत किन वैज्ञानिकों ने दिए? मैंने यहां पर दो क्वेश्चन एक साथ आप लोगों के लिए ऐड किए हैं। क्यों किए हैं ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए ऐड? क्योंकि इन दोनों क्वेश्चनों में कंफ्यूजन हो जाता है। हमें पूछा जाता है ये, उत्तर कर देते हैं इसका, पूछा जाता है ये, उत्तर कर देते हैं इनका, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने आपके लिए दोनों के लिए साथ में लिए हैं। कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडन व श्वान के द्वारा। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन और श्वान। गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया था? सट्टन व बोवेरी ने। स्लाइडन और श्वान ने कौन सा सिद्धांत दिया? कोशिका सिद्धांत। गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया? सट्टन और बोवेरी ने। याद रखने के लिए, दोनों में कंफ्यूजन हो जाए, भूल जाओ आप, तो याद रखने के लिए स्लाइड, आपने बायोलॉजी के अंदर स्लाइड देखी होगी, कांच की इस प्रकार से पट्टी होती है स्लाइड, और इस स्लाइड पर ही हम रखकर कोशिका का अध्ययन करते हैं। तो कोशिका का अध्ययन करने के लिए आप किसको काम में लेते हो? स्लाइड को। इसलिए ध्यान रखना, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन और श्वान ने। और गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया? सट्टन और बोवेरी ने। अच्छी तरह से ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। ईटीएस कहां संपन्न होता है? ईटीएस का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और यह सिस्टम जो है श्वसन के दौरान होने वाली एक क्रिया है। एक सिस्टम है जो कि किसके दौरान संपन्न होता है? श्वसन के दौरान संपन्न होता है। श्वसन के दौरान ये करता क्या है? इसके द्वारा एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। क्रेब्स चक्र, श्वसन में आपने देखा होगा क्रेब्स चक्र भी आता है। तो क्रेब्स चक्र में जो भी बनती हैं, NADH2 बनती है, इसके अलावा क्रेब्स चक्र में GTP बनती है, इसके अलावा FADH2 बनते हैं। ये ऊर्जा की इकाइयां हैं, ये ऊर्जा की इकाइयां हैं जो कि किसके दौरान बनती हैं? क्रेब्स चक्र के दौरान। और क्रेब्स चक्र के दौरान बनी हुई इन ऊर्जा की इकाइयों को एटीपी में बदलने का काम, इन ऊर्जा की इकाइयों को एटीपी में बदलने का काम किसके द्वारा किया जाता है? ईटीएस सिस्टम के द्वारा किया जाता है। अब ये ईटीएस होता कहां है? क्वेश्चन हमारा है ईटीएस कहां संपन्न होता है? तो श्वसन से संबंधित कोशिकांग कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के श्वसन स्थल के रूप में कौन जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली, जिसे आप और क्या नाम से जानते हो? क्रिस्टी। तो ध्यान रखिएगा, हमारा उत्तर क्या आ गया? ईटीएस कहां संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली, यानी कहां पर? क्रिस्टी के ऊपर। तो ईटीएस कहां संपन्न होता है? क्रिस्टी पर। अगला क्वेश्चन है कौन सा लवक भोजन संग्रहण करता है? प्लास्टिड कौन सा है जो भोजन संग्रहण करता है? तो हमारा डायरेक्ट उत्तर यहां पर हम देख लेते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। ये मैंने आपको लवक पढ़ाए थे, क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया था, उसके दौरान ये आया था। तो ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? भोजन को संग्रहित करना। ये है हमारा उत्तर। अब आपको पता होना चाहिए, ये जिस प्रकार के भोजन को संग्रहित करते हैं इनका नाम वैसा ही हो जाता है। यदि ये वसा का संग्रहण करते हैं तो इनका नाम क्या हो जाएगा? इलियोप्लास्ट। वसा का संग्रहण करते हैं तो इनका नाम क्या हो जाता है? इलियोप्लास्ट। यदि ये प्रोटीन का संग्रहण करते हैं तो इनका नाम हो जाता है प्रोटीनोप्लास्ट। या प्रोटीनोप्लास्ट का एक नाम और होता है एल्यूरिनोप्लास्ट। वसा का संग्रहण किया तो इलियोप्लास्ट, प्रोटीन का संग्रहण किया तो प्रोटीनोप्लास्ट या एल्यूरिनोप्लास्ट। और यदि ये संग्रहण करते हैं स्टार्च का, तो स्टार्च का संग्रहण करने वाले को कहते हैं एमाइलोप्लास्ट। तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, वसा का संग्रहण किया तो इलियोप्लास्ट, प्रोटीन का संग्रहण किया तो प्रोटीनोप्लास्ट, और स्टार्च का संग्रहण किया तो एमाइलोप्लास्ट। तो कुल मिलाकर सिंपल क्वेश्चन यदि आता है भोजन का संग्रहण
कौन करता है? तो हम कहेंगे ल्यूकोप्लास्ट। इसके बाद नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, कोशिका के केंद्र की खोज किसने की और किसमें की? यहां पर क्वेश्चन यहां से कंफ्यूज है, लोग जल्दबाजी में कोशिका की खोज किसने कैसे पढ़ लेते हैं और भाग कर लिख देते हैं रॉबर्ट हुक, और वहीं पर हमारा गलत हो जाता है। यहां पर आपसे पूछा है कोशिका के केंद्र की खोज किसने की, तो केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। आप यहां पर तो कंफ्यूज नहीं हुए होंगे, लेकिन एग्जाम हॉल का प्रेशर अलग होता है, वहां पर हम जल्दबाजी में क्वेश्चन को बहुत ही आसान समझकर गलत कर बैठते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, यहां पर उत्तर करना और वहां पर उत्तर करना अलग अलग बात है। कोशिका के केंद्र की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया किसमें की? तो आर्किड पादप की जड़ों में। आर्किड आप जानते हो बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर पाए जाने वाला एक अधिपादपी प्लांट है। आर्किड पादप की जड़ों में आपको पता होना चाहिए, आर्किड मेला भी लगा था उदयपुर के अंदर, राजस्थान के उदयपुर के अंदर विश्व के अलग अलग क्षेत्रों से आर्किड लाकर उनकी प्रदर्शनी लगाई गई थी। तो ध्यान रखिएगा, वही आर्किड पादप की जड़ों में खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसकी? केंद्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग का कार्य प्रोटीन स्त्रावण से संबंधित है? यदि प्रोटीन स्त्रावण आए तो आप कर दोगे गोल्जी काय। प्रोटीन स्त्रावण का कार्य कौन सा कोशिकांग करता है? गोल्जी काय करता है। और यदि आपसे पूछ ले प्रोटीन निर्माण के कारखाने किसे कहा जाता है, तब हमारा उत्तर हो जाएगा राइबोसोम। प्रोटीन निर्माण के कारखाने पूछे तो राइबोसोम, और प्रोटीन स्त्रावण करने का कार्य किसका है? गोल्जी काय का। इसीलिए गोल्जी काय उन कोशिकांगों में ज्यादा पाया जाता है जिनका कार्य स्त्रावण करना है, जैसे कि विभिन्न ग्रंथियां जो हैं, अग्नाशय ग्रंथि ले लो, थायराइड ले लो, पीयूष ग्रंथि ले लो, जितनी भी ग्रंथियां हैं सभी के अंदर किस कोशिकांग की अधिकता होगी? गोल्जी काय की, क्योंकि इसका कार्य है स्त्रावण करना। आप तो कहोगे प्रोटीन, तो हम जानते हैं कि एंजाइम और हार्मोन जो होते हैं वो भी किस प्रकृति के होते हैं? प्रोटीन ही प्रकृति के होते हैं। तो एंजाइम और हार्मोन जो स्रावित करेंगी वो होंगी ग्रंथियां, और प्रोटीन स्त्रावण करने का काम किसका होगा? गोल्जी काय का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कसाबिका की आधारीय कणिका का निर्माण कौन करता है? तो आधारीय कणिका, ये मान लो कोशिका है, ये आधारीय कणिका होगी, और इसी आधारीय कणिका से उत्पन्न होती है कसाबिका। ये है कसाबिका जो कि आधारीय कणिका से उत्पन्न होती है। इसका निर्माण कौन करता है? तो आपको बता दें, तारक काय। तारक काय क्या करता है? इस आधारीय कणिका का निर्माण करता है। ये आधारीय कणिका किसके द्वारा बनी होती है? तारक काय के द्वारा बनी होती है। यदि हम इसके अनुप्रस्थ काट काट के देखें तो इसमें हमें 9+2, यदि कसाबिका की अनुप्रस्थ काट काटें तो 9+2 के रूप में सूक्ष्म नलिकाएं दिखाई देती हैं। ये कौन होंगी? सूक्ष्म नलिकाएं। आपसे पूछ लें कि कसाबिका की अनुप्रस्थ काट में हमें सूक्ष्म नलिकाएं किस रूप में दिखाई देती है? 9+2। लेकिन आधारीय कणिका की यदि अनुप्रस्थ काट काटे जाए तो 9+0 के रूप में होंगी सूक्ष्म नलिकाएं। यदि इसके अनुप्रस्थ काट देखोगे कसाबिका की तो 9+2 के रूप में सूक्ष्म नलिकाएं, और आधारीय कणिका की देखोगे तो 9+0 के रूप में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अमीबा में प्रासरण नियंत्रण का कार्य कौन करता है? प्रासरण नियंत्रण, अमीबा आप जानते हो सवच जलीय भी होता है और अमीबा लवण जलीय भी होता है। तो अमीबा में प्रासरण नियंत्रण का कार्य कौन करता है? तो आपको बता दें, संकुचनशील रिक्तिका। संकुचनशील रिक्तिका जो होती है वो इसमें प्रासरण नियंत्रण का कार्य करती है, और प्रासरण नियंत्रण करके जो अंदर इसके अतिरिक्त जल आता है उस अतिरिक्त जल को वापस बाहर निकालने का कार्य करती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये संकुचनशील रिक्तिका जो है केवल स्वच्छ जलीय अमीबा में ही मिलती है। स्वच्छ जलीय का मतलब मीठा पानी यानी तालाब का या किसी झील का या नदी का, उसमें जो अमीबा है उसमें मिलेगी आपको संकुचनशील रिक्तिका। यदि इस
स्वच्छ जलीय अमीबा को जो तालाब के अंदर है हम ले जाकर समुद्र के अंदर रख दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वहां पर हमारा उत्तर होगा संकोचनशील रिक्तिकाएं विलुप्त हो जाएंगी। यदि स्वच्छ जलीय अमीबा को जो तालाब के अंदर है उसको हम ले जाकर समुद्र के अंदर रख दें, लवणीय जल के अंदर रख दें, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? संकोचनशील रिक्तिका विलुप्त हो जाएगी। ये 10 क्वेश्चन हुए। अब हमारा 11वां क्वेश्चन है, जल अपघटनीय एंजाइम किस कोशिकांग में पाए जाते हैं? तो जल अपघटनीय एंजाइम को हम कहते हैं हाइड्रोलेज। जल अपघटनीय एंजाइम का नाम क्या होता है? हाइड्रोलेज। जो विभिन्न पदार्थों को पचाने का कार्य करता है। यह हाइड्रोलेज एंजाइम किस में पाए जाते हैं? लाइसोसोम में। और लाइसोसोम इन्हीं जल अपघटनीय एंजाइमों के कारण लगभग 40, कुछ किताबों में 50 भी मिलता है लेकिन ज्यादा सही है 40 प्रकार के हाइड्रोलेज एंजाइम किस में पाए जाते हैं? लाइसोसोम में पाए जाते। 40 प्रकार के हाइड्रोलेज एंजाइम मिलेंगे लाइसोसोम में। इसीलिए लाइसोसोम कोशिका के अधिकांश पदार्थों को पचाने में सक्षम होता है। और यदि कोई कोशिका शरीर के लिए नुकसानदायक हो जाए, कोशिका रोगग्रस्त हो जाए, तो उस रोगग्रस्त कोशिका को, अपनी खुद की रोगग्रस्त कोशिका को ये नष्ट कर देता है। इसीलिए कहते हैं इसे कोशिका की आत्मघाती थैली। ये जो रोगग्रस्त कोशिकाएं हैं उन्हीं को नष्ट करता है, वरना लाइसोसोम का काम क्या है? पाचन में मदद करना। इसके अलावा एक कोशिकांग और है प्रोक्सीसोम। इसमें भी हाइड्रोलेज एंजाइम पाए जाते हैं। तो आपका जल अपघटनीय एंजाइम किस कोशिका में पाए जाते हैं? तो उत्तर दोनों होंगे, लाइसोसोम और प्रोक्सीसोम। जो भी आए छांट लेना, दोनों आए तो दोनों। तो लाइसोसोम और प्रोक्सीसोम इन दोनों में पाए जाते हैं हाइड्रोलेज यानी जल अपघटनीय एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो कौन कौन से ऐसी चीजें जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होगा? एक तो है प्रोकैरियोटिक सेल। जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं उसमें केंद्रक नहीं मिलता, क्योंकि आप जानते हो प्रोकैरियोटिक सेलों में दोहरी झिल्ली वाले या झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। अब ये तो दोहरी झिल्ली वाला होता है केंद्रक, इसलिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कभी भी आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा पादपों की जो फ्लोएम की चालनी सेल्स हैं, फ्लोएम की, पादपों में जो फ्लोएम होता है, संवहन ऊतक जो है फ्लोएम, जो भोजन का संवहन करता है। फ्लोएम किसका संवहन करता है? भोजन का। तो उनकी चालनी सेल्स में केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसके अलावा वयस्क सतनी की, वयस्क स्तनधारी जो हैं, ध्यान दें, वयस्क स्तनधारी, वयस्क मैमेलिया की आरबीसी में, वयस्क स्तनधारी की आरबीसी में भी केंद्रक अनुपस्थित होता है। ध्यान रखें, सीधा मत कर देना स्तनधारी की आरबीसी में। जो भ्रूणीय अवस्था है, भ्रूणीय अवस्था में जब आरबीसी है तो उसमें तो होता है, लेकिन जब वयस्क हो जाता है तब स्तनधारी की आरबीसी से केंद्रक नष्ट हो जाता है। तो ध्यान रखना, वयस्क आरबीसी कह दो या वयस्क स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो हमारा उत्तर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल, चालनी सेल्स और स्तनधारी की आरबीसी। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम। ये दो टाइप के होते हैं, 70S और 80S। प्रोकैरियोटिक जीवों में केवल कौन सा मिलता है? 70S। प्रोकैरियोटिक में केवल कौन सा मिलेगा? 70S। लेकिन यूकैरियोटिक में 70S और 80S दोनों मिलते हैं। और सबसे बड़ा कोशिकांग यदि पूछा जाए तो बड़ा कोशिकांग कौन सा होगा? केंद्रक। सबसे बड़ा कोशिकांग है केंद्रक, लेकिन सबसे छोटा कोशिकांग यदि पूछा जाए तो वो कौन है? राइबोसोम। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है? वसा को किस में बदलना है? कार्बोहाइड्रेट में। तो ये कार्य किया जाता है ग्लाइऑक्सीसोम। ये कुछ छोटे छोटे कोशिकांग होते हैं, प्रोक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, सफीरोसोम, ये छोटे छोटे कोशिकांग हैं। तो ग्लाइऑक्सीसोम किस चक्र के द्वारा? ग्लाइकोलेट चक्र के द्वारा।
ग्लाइकोलेट चक्र, ये नाम के ऊपर ही आधारित हो गया, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ग्लाइकोलेट चक्र के द्वारा ग्लाइऑक्सिसोम क्या काम करता है, वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। तो आपसे पूछे वसा को कार्बोहाइड्रेट में कौन बदलता है, कौन सा कोशिकांग, ग्लाइऑक्सिसोम। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है पोलिटीन या लार ग्रंथि गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं। ये हमने पढ़ लिए हैं, कुछ विशेष प्रकार के गुणसूत्र थे, तो ये पाए जाते हैं डिप्टेरा गण के सदस्यों में। ये महागुणसूत्र भी आप कह सकते हो इन्हें, महागुणसूत्र बड़े आकार के होते हैं। पोलिटीनी का गुण इनमें पाया जाता है, डीएनए 2 से अधिक होते हैं इनके अंदर। तो डिप्टेरा गण के सदस्य जो हैं, डिप्टेरा किनका गण है, कीटों का। डिप्टेरा किसका गण है, कीटों का। तो डिप्टेरा गण के सदस्यों में मिलेंगे लार ग्रंथि गुणसूत्र। और ये डिप्टेरा गण के सदस्यों में कौन कौन आता है, मच्छर, मक्खी, और खास तौर से मक्खी का नाम यदि देखें तो कौन सी मक्खी, ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला का दूसरा नाम फल मक्खी। इसके अलावा एक कीट और है काइरोनोमस। तो ये डिप्टेरा गण के कुछ सदस्य हैं, मच्छर, मक्खी, काइरोनोमस। मक्खी में कौन सी मक्खी देखेंगे हम, फल मक्खी या ड्रोसोफिला। इनकी लार ग्रंथि में पाए जाते हैं पोलिटीन या महागुणसूत्र, और लार ग्रंथि में है इसलिए इनको कह दिया लार ग्रंथि गुणसूत्र। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी प्रकार का ऑप्शन बना सकते हैं इसमें से, वो तो बनाने वाले की मर्जी होती है कि ऑप्शन में क्या देंगे। तो डिप्टेरा गण के सदस्य मच्छर, मक्खी, काइरोनोमस या फल मक्खी, इनके अंदर पाए जाते हैं पोलिटीन या लार ग्रंथि गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि चर्चा करें तो क्रोमेटिन का उपयुक्त अभिरंजक बताइए। क्रोमेटिन आपको पता है कि कोशिका में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, कोशिका में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो सामान्य रूप से किसके रूप में उपस्थित होते हैं, क्रोमेटिन के रूप में। कोशिका के गुणसूत्र सामान्य तौर पर किसके रूप में उपस्थित होते हैं, क्रोमेटिन के रूप में उपस्थित होते हैं। इसलिए क्रोमेटिन का उपयुक्त अभिरंजक यदि आपसे पूछें तो क्रोमेटिन का उपयुक्त अभिरंजक क्या होगा, क्या होगा क्रोमेटिन का उपयुक्त अभिरंजक, एसीटोकार्मिन। ये सब मैं आपको इससे पहले जो वीडियो आए थे उनके अंदर बता चुका हूं। ये केंद्रक है, केंद्रक में गुणसूत्र जो हैं वो गुणसूत्रों के रूप में न होकर इस प्रकार से क्रोमेटिन जाल के रूप में होते हैं। तो इस क्रोमेटिन जाल को यदि अभिरंजित किया जाए तो किससे अभिरंजित करेंगे हम, एसीटोकार्मिन से अभिरंजित किया जाएगा। तो अभिरंजक किसके लिए, क्रोमेटिन के लिए। कौन सा करोगे, एसीटोकार्मिन। यदि आपसे पूछा जाए एक क्रोमेटिड में कितने डीएनए अणु पाए जाते हैं, तो क्रोमेटिड का मतलब ये कोई गुणसूत्र है। हमें पता होना चाहिए एक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड पाए जाते हैं, ये एक क्रोमेटिड और ये दूसरा क्रोमेटिड। तो एक गुणसूत्र में पाए जाते हैं 2 क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड में एक डीएनए। तो आपसे पूछा जाए एक क्रोमेटिड, क्रोमेटिड का मतलब होता है अर्ध गुणसूत्र। ये क्या है, अर्ध गुणसूत्र, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है क्रोमेटिड। तो एक गुणसूत्र का निर्माण 2 अर्ध गुणसूत्रों से हुआ है और एक क्रोमेटिड में पाया जाता है एक डीएनए। एक क्रोमेटिड में कितने डीएनए, एक डीएनए। अब यदि क्वेश्चन हो जाए एक गुणसूत्र में कितने होंगे, तो गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड होते हैं, तो एक जोड़ी या 2 डीएनए। यहां पर हमारा क्वेश्चन है एक क्रोमेटिड में कितने डीएनए अणु पाए जाते हैं, तो एक क्रोमेटिड का मतलब अर्ध गुणसूत्र, तो इसमें एक डीएनए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम किसके द्वारा बनते हैं, किसके द्वारा यानी कौन बनाता है इन्हें, कौन सा कोशिकांग है जो राइबोसोम का निर्माण करता है, तो वो कोशिकांग है केंद्रक में पाई जाने वाली केंद्रिका, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। तो राइबोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है, केंद्रिका के द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, कहीं भागकर ये मत कर देना अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर, क्योंकि राइबोसोम तो बनने के बाद जाते हैं वहां पर। बनते कहां पर हैं, ये मान लो कोशिका है, कोशिका में ये केंद्रक है, केंद्रक के चारों तरफ ये इसकी अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। यहां पर केंद्रिका, ये क्रोमेटिन जाल, केंद्रिका के द्वारा बनते हैं राइबोसोम।
और बनने के पश्चात केंद्र के छिद्रों से होते हुए राइबोसोम आ जाते हैं बाहर, और बाहर आकर या तो ये कोशिका द्रव में उपस्थित रहेंगे या ये अंतःपरद्रवी जालिका की सतह पर व्यवस्थित हो जाएंगे। और जिस अंतःपरद्रवी जालिका पर राइबोसोम जुड़ेंगे उसे हम कह देंगे खुरदरी अंतःपरद्रवी जालिका। लेकिन वहां पर तो ये स्थित होते हैं, पाए जाते हैं। निर्माण कौन करता है इनका? केंद्रिका। निर्माण अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, कौन करेगा? केंद्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्तिका की झिल्ली का नाम बताइए। आपने ये कोशिका देखी, कोशिका के अंदर इस प्रकार से रिक्तिका पाई जाती है जिसके अंदर कोशिका रस भरा रहता है। तो इस झिल्ली का नाम पूछा है हमसे, तो इसका नाम होगा टोनोप्लास्ट। अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। रिक्तिका की झिल्ली का नाम क्या है? टोनोप्लास्ट। अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति की पारगम्यता की प्रकृति क्या है? कोशिका भित्ति पूछी है। आमतौर पर हम भागकर लिख देते हैं अर्धपारगम्य, गलत हो जाएगा, क्योंकि अर्धपारगम्य तो प्रकृति किसकी होती है? चयनात्मक अर्धपारगम्य कौन होती? कोशिका झिल्ली। यहां पर भित्ति पूछा है, सेल वाल पूछा है आपसे। आपको पता है सेल वाल कैसी होती है? मृत होती है। सेल वाल क्या होती है? मृत। तो मृत होगी तो कोई आए कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पारगम्यता कैसी होगी? पारगम्य। कोशिका भित्ति की प्रकृति कैसी होती है? पारगम्य होती है। पारगम्य का मतलब विलायक, चाहे विलायक हो चाहे विलेय हो, दोनों के लिए क्या होगी? ये पारगम्य होगी। विलायक और विलेय दोनों के लिए कैसी होती है? पारगम्य होती है। लेकिन कोशिका झिल्ली पूछ ले, यदि आपसे क्या पूछ ले? झिल्ली, तो ध्यान रखिएगा झिल्ली कैसी होती है? चयनात्मक अर्ध पारगम्य। यानी अर्ध पारगम्य का मतलब होता है केवल विलायक के अणु आर पार जा सकते हैं। यहां पर क्या है? चयनात्मक अर्ध पारगम्य। तो ध्यान रखिएगा कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अर्ध पारगम्य। लेकिन कोशिका भित्ति कितनी कैसी होती है? पारगम्य। कोशिका भित्ति कैसी होती है? पारगम्य। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।